हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 9 के बचे हुए टॉपिक्स को, जो कि है साइबर एथिक्स। तो इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उनको जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें कि जो है मैंने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे स्पैमिंग को, कि स्पैमिंग क्या होती है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्पैमिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा स्पैम को। तो स्पैम की अगर हम बात करें तो स्पैम होते क्या है? स्पैम्स आर अनवांटेड बल्क ईमेल्स दैट कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज। मतलब कि ऐसे ईमेल जो कि अननोन सोर्सेज से जो है बल्क में आते हैं। मतलब कि एक साथ बहुत सारे ईमेल्स आ गए और वो जो ईमेल हैं वो अननोन सोर्सेज से हैं, आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो इस तरीके के जो ईमेल्स होते हैं उनको स्पैम बोला जाता है। या फिर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं आपके फ़ोन पे तो उनको भी आप स्पैम बोल सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो है, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं अननोन सोर्सेज से, तो वो भी एक तरीके के स्पैम सी कहलाएंगी। अभी जो स्पैम होते हैं तो इनको करने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है स्पैमिंग। और जो पर्सन स्पैमिंग करता है उसको बोला जाता है स्पैमर। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉग बनाता है तो ब्लॉग बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है ब्लॉगिंग, और जो पर्सन ब्लॉग बनाता है उसको बोला जाता है ब्लॉगर। तो उसी तरीके से स्पैम करने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पैमिंग, और जो पर्सन स्पैमिंग करता है उसको बोला जाता है स्पैमर। और ये जो स्पैम होते हैं जनरली कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से लार्ज नंबर्स में जो है भेजे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पैमिंग क्या होती है। अब इसी के जैसे एक और टर्म होता है जिसको कि बोला जाता है मेल बॉम्बिंग, या फिर आप कह सकते हैं ईमेल बॉम्बिंग। तो ये क्या चीज़ होती है? देखिए, ईमेल बॉम्बिंग या फिर मेल बॉम्बिंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि जो स्पैमर होता है, मतलब कि जो स्पैम अटैक कर रहा है, वो जो पर्सन होता है वो बल्क में मेल भेजता रहता है, और जब तक भेज जाते हैं जब तक कि आपका ईमेल सर्वर फुल ना हो जाए। मतलब कि आपका जो मेल बॉक्स है वो पूरी तरीके से फुल ना हो जाए, जब तक वो जो है आपको ईमेल भेजते रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्पैम। मतलब कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ईमेल आया है या फिर कोई मैसेज आया है तो वो एक स्पैम है। तो स्पैम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है, जिसमें कि पहला पॉइंट है मैसेजेस दैट डू नॉट इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस इन द टू और सीसी। मतलब कि जब भी आपको ईमेल रिसीव होता है तो वहाँ पे टू के फील्ड में जो है आपका ईमेल एड्रेस रहता है। अगर टू के फील्ड में नहीं होगा तो वहाँ पे सीसी का फील्ड होगा, उसमें जो है आपका ईमेल एड्रेस दे रखा होगा। अगर इन दोनों ही फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो समझ जाइए वो ईमेल है वो कैसा है? स्पैम है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, तो इस स्क्रीनशॉट में देखिए टू के फील्ड में जो है मेरा ईमेल एड्रेस दे रखा है। मतलब कि जो ईमेल आया है वो कहाँ से आया है? वो यूट्यूब से आया है। और किसको भेजा गया है? मुझे भेजा गया है। देखिए, मेरा ईमेल एड्रेस जो है टू में रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो अगर इस तरीके से जो है यहाँ पे टू में या फिर सीसी के फील्ड में जो है आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो समझ जाइए वो क्या है? स्पैम है। तो एक तरीका तो ये हो गया स्पैम को आइडेंटिफाई करने का। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें या फिर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है सम स्पैम्स कैन कंटेन ऑफेंसिव लैंग्वेज और लिंक टू वेबसाइट्स विद इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। मतलब कि आपको कोई भी ईमेल आता है और उस ईमेल में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि ऑफेंसिव है, या फिर जो मेल आया है उसमें कोई ऐसे लिंक्स दे रखे हैं जो कि गलत वेबसाइट्स के हैं, तो उस केस में भी समझ जाइए वो क्या है? स्पैम है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में कोई भी ऐसा ईमेल आया है जिसमें कि ऑफेंसिव लैंग्वेज है या फिर उल्टी सीधी वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं, तो वो समझ जाइए क्या है? स्पैम है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो हम स्टॉप कर सकते हैं स्पैमिंग को, मतलब कि स्पैमिंग को जो हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखिए, स्पैमिंग को रोकने के लिए भी जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो स्पैमिंग से बच सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है इंस्टॉल स्पैम फिल्टरिंग स्लैश ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि अपने कंप्यूटर में जो है स्पैम फिल्टरिंग जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखिए, या फिर स्पैम को ब्लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखिए, जिससे कि जो भी ईमेल्स आएंगे तो उनमें से जो है स्पैम वाले ईमेल को ये अलग करता रहेगा। मतलब कि उनको फिल्टर करता रहेगा, स्पैम वाले फोल्डर में डालता रहेगा, और बाद में जो है आप उनको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है इफ़ यू सस्पेक्ट दैट एन ईमेल इज अ स्पैम डू नॉट रिस्पॉन्ड जस्ट डिलीट इट। मतलब कि आपके पास में कोई भी ऐसा ईमेल आया है जिसमें कि आपको डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्पैम हो सकता है, तो उस ईमेल का जो आपको रिस्पांस नहीं करना है, उस ईमेल को आपको डिलीट कर देना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कंसिडर डिसेबलिंग ईमेल क्लाइंट्स प्रीव्यू पैन एंड रीडिंग ईमेल्स इन प्लेन टेक्स्ट। मतलब कि क्लाइंट प्रीव्यू पैन होता है तो उसको आपको जो है डिसेबल कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ईमेल क्लाइंट प्रीव्यू पैन होता है,
तो इसको जो हमेशा डिसेबल करके रखें, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही आप मेल पे लेके जाते हैं इनबॉक्स में, इस तरीके से यहाँ पे लेके जाएंगे कर्सर को, तो यहाँ पे जो आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो इस फीचर को जो हमेशा डिसेबल करके रखें। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है रिजेक्ट ऑल द इंस्टेंट मैसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। मतलब कि ऐसे पर्सन से जो आपको ईमेल आ रहे हैं या फिर मैसेज आ रहे हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे मैसेज को जो आप डिलीट कर दें, उनको ओपन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है डू नॉट क्लिक ऑन द URL लिंक्स विद इन इंस्टेंट मैसेजर अनलेस इट इज रिसीव्ड फ्रॉम नोन सोर्स। मतलब कि कोई भी आपका इंस्टेंट मैसेजर है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेजर हो गया, तो इन पे अगर आपको कोई भी लिंक आता है तो उन लिंक पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो इस तरीके के स्पैम जो मैसेज आते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। उनमें जो लिंक दे रखे होते हैं उन पे तो बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है कीप द सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस अप टू डेट। मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उनको हमेशा अप टू डेट रखें। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्पैमिंग से बच सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे की लॉगर को। तो देखिए की लॉगर क्या होता है। की लॉगर इज अ प्रोग्राम यूज टू चेक यूजर्स की स्ट्रोक एंड गेट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स। मतलब कि की लॉगर जो है एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि यूजर्स के की स्ट्रोक को कैप्चर करता है, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर किया जा सके, जैसे कि पासवर्ड है या फिर बैंक की लॉगिन डिटेल है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो की लॉगर प्रोग्राम होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए एक्चुअली में करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ये जो की लॉगर प्रोग्राम अगर इंस्टॉल्ड है तो ये क्या करेगा, जब भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो उसको ये कैप्चर कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका पासवर्ड है 123, तो जब आप अपने कीबोर्ड से 123 प्रेस करेंगे तो ये इसको कैप्चर कर लेगा और जिस पर्सन ने इस की लॉगर प्रोग्राम को इंस्टॉल किया होगा उसके पास ये इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से जो भी आप टाइप करेंगे उस डेटा को ये कैप्चर करके फॉरवर्ड कर देता है, मतलब कि रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद में उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो ये काम होता है की लॉगर प्रोग्राम का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा की लॉगर क्या होता है। अब बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है क्लिक जैकिंग। तो देखिए क्लिक जैकिंग क्या होती है। क्लिक जैकिंग इज अ malicious टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग अ वेब यूजर इनटू क्लिकिंग ऑन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजर प्रिसीव्स ही और सी क्लिकिंग ऑन। मतलब कि क्लिक जैकिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि यूजर को फंसा लिया जाता है। जो वेब यूजर है, मतलब जो भी पर्सन इंटरनेट को यूज कर रहा है, तो उसको जो है यहाँ पे फंसा लिया जाता है। उससे जो है किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करवा लिया जाता है जिस पे कि वो क्लिक करना नहीं चाहता है। मतलब कि जो यूजर होगा वो लिंक को कुछ और समझ के क्लिक करेगा, लेकिन जो लिंक होगा वो किसी और चीज़ को ओपन करने के लिए होगा, मतलब कि कुछ और उससे ओपन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इंटरनेट पे जो आपको किसी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, मतलब कोई नोट्स हैं किसी टॉपिक के, तो वो जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको इंटरनेट पे मिल गए हैं, तो वो आपको डाउनलोड करने हैं। और उसको डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो आपको लग रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन जैसे इस डाउनलोड वाले लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ और ओपन हो जाता है या फिर कोई और फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फंसा लिया गया कि आपको लग रहा है कि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और फाइल डाउनलोड हो रही है। जो भी फाइल यहाँ पे लगाई गई है वो फाइल डाउनलोड हो रही है, या फिर जो लिंक लगाया गया है वो लिंक ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्लिक जैकिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लिक जैकिंग क्या होती है। अब डिस्कस करते हैं अगले टर्म को, जो कि है बोट। तो देखिए बोट क्या होते हैं। बोट इज वन ऑफ द मोस्ट sophisticated types of crimeware application that perform a wide variety of automated tasks on behalf of cyber criminals। मतलब कि जो बोट्स होते हैं वो एक तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज जो है बोट्स का यूज़ करती हैं, जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पर आपने देखा होगा जो बोट है वो आपको रिप्लाई करता है। तो इस तरीके के बोट जो होते हैं बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करती हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिमिनल्स भी जो हैं बोट का यूज़ करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई ऐसा बोट इंस्टॉल हो गया है जो कि किसी साइबर क्रिमिनल ने बनाया है, तो वो क्या कर सकता है आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि इलीगल टास्क जो है वो वहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए जो है अपने कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को बोट फ्री रखना चाहिए। आजकल के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग भी आ रही है कि अपने डिवाइस को जो है बोट फ्री रखें। तो इस तरीके से जो बोट्स होते हैं उनको कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। अब बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है साइबर एस्पिनाज। तो देखिए साइबर एस्पिनाज क्या होता है। साइबर एस्पिनाज इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग सीक्रेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल, कंपटीटर्स, राइवल्स, ग्रुप्स, गवर्नमेंट एंड एनिमीज फॉर मिलिट्री,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज। मतलब कि साइबर एस्पिनाज जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि किसी दूसरे के सीक्रेट्स को जो है ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कि सीक्रेट्स को निकाला जाता है। अब ये सीक्रेट जो है वो किसी कॉम्पिटिटर के हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के हो सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, या किसी ग्रुप के भी हो सकते हैं। और इन सीक्रेट्स को निकालने का भी पर्पस अलग अलग हो सकता है। इनको जो है मिलिट्री पर्पस के लिए निकाला जा सकता है। जैसे एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के सीक्रेट्स को अगर निकालती है तो वो जो सीक्रेट है वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी निकाले जा सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो सीक्रेट्स हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कि एक पार्टी जो है किसी दूसरे पार्टी के सीक्रेट्स को जो है इंटरनेट की हेल्प से निकाल रही है, या फिर एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी की इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रही है। मतलब कि सीक्रेट तरीके से कोई इंटरनेट एक्टिविटी करके जो है किसी के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। किसी पार्टी के कंप्यूटर से निकाली जा सकती है, किसी दूसरे कंट्री के सर्वर से निकाली जा सकती है, या किसी कंपनी के सर्वर से निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है किसी भी तरीके का एडवांटेज लेने के लिए, तो इसको बोला जाता है साइबर एस्पिनाज। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है साइबर ट्रैफिकिंग। तो देखिए साइबर ट्रैफिकिंग क्या होती है। साइबर ट्रैफिकिंग रेफर्स टू द सीरियस क्राइम ऑफ सेलिंग ड्रग्स, वेपन, इवन ह्यूमन बींग्स ओवर द इंटरनेट, जिसमें कि ऑनलाइन जो है चीज़ों को सेल किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, हथियार हो गए, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग तक की जो है तस्करी की जाती है ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइबर ट्रैफिकिंग के अंदर। इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी क्राइम हो रहा है इंटरनेट की हेल्प से, तो उसको कहा जाता है साइबर ट्रैफिकिंग। और देखिए इन चीज़ों की सेलिंग करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो वेबसाइट तक बिल्ड कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा साइबर ट्रैफिकिंग क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी को। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आजकल के टाइम में जो प्राइवेसी है वो हर किसी की लाइफ का एक मेजर कंसर्न हो चुका है। और राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो क्या है, राइट टू प्राइवेसी मे बी डिफाइंड एज द क्लेम ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम could be communicated to others। मतलब कि प्राइवेसी जो है किसी भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा राइट है जिसमें कि जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से ये चीज़ डिसाइड करेगी कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ में कैसे शेयर होनी है, कितनी शेयर होनी है, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होनी है, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन पे राइट है उसी को बोला जाता है प्राइवेसी। प्राइवेसी जो है किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है, किसी भी ग्रुप की हो सकती है, या फिर किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है यही चीज़ इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ में शेयर होनी है, या क्या इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ में शेयर होनी है। तो इस चीज़ को बोला जाता है राइट टू प्राइवेसी। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी प्राइवेसी है वो लीक ना हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ स्टेप्स हैं जिनसे कि हम अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप में बोला गया है बी केयरफुल while sharing your personal profile on the social networking sites। मतलब कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जब भी आप अपना प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस तरीके की सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जब भी आप अपना प्रोफाइल शेयर करें तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्रोफाइल का कोई मिसयूज़ कर सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें बोला जा रहा है नेवर शेयर योर लॉगिन डिटेल्स विद एनीवन। मतलब कि जो भी आपकी लॉगिन डिटेल है वो किसी के साथ शेयर ना करें। जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पे जो है आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस पॉइंट में बोला जा रहा है डिलीट एनी सेंसिटिव डेटा दैट इज नॉट इन यूज। मतलब कि आपके कंप्यूटर में कोई भी सेंसिटिव डेटा है जो कि यूज में नहीं है तो उसको आप डिलीट कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपके बिल्स वगैरह की डिटेल हो गई, या कोई और डिटेल है जो कि सेंसिटिव डिटेल है और उसका जो है करंटली कोई यूज नहीं है, तो ऐसे डेटा को जो आपको डिलीट कर देना है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी सेंसिटिव डेटा है उसको जो है आपको डिलीट कर देना है अगर वो यूज में नहीं है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है नेवर क्लिक ऑन अ लिंक सेंड टू यू बाय टेक्स्ट और ईमेल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। मतलब कि अगर आपको अननोन पर्सन से कोई भी ऐसा एसएमएस या फिर जो है ईमेल रिसीव होता है जिसमें कि कोई लिंक दे रखा है, तो आपको जो है उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, मतलब कि आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी अननोन पर्सन से कोई भी एसएमएस आता है या कोई भी ईमेल आता है और उसमें अगर लिंक दे रखा है तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन प्राइवेसी बाय डिसेबलिंग द कुकीज इन द वेब ब्राउजर बीइंग यूज्ड।
मतलब जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो कुकीज़ होती हैं उन्हें डिसेबल करके आप रखें। देखिए जो ब्राउज़र आ रहा होता है तो वहाँ पे जो है इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होता है, एक्सेप्ट कुकीज़ फ्रॉम साइट। तो इसको जो है आपको अनचेक करके रखना है, मतलब कि आपको जो है कुकीज़ को अलाउ नहीं करना है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करे, क्योंकि जो कुकीज़ होती हैं वो स्मॉल फाइल्स होती हैं और ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करती हैं। जो भी चीज़ आप ब्राउज़ कर रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है सेव कर लेती हैं। इसके अलावा जो पासवर्ड वगैरह भी होते हैं उसको भी ये सेव कर लेती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो कुकीज़ हैं उनको डिसेबल कर देना है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है, इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस और फायरवॉल टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट द इंट्रूजन एंड इन्फेक्शन। मतलब कि अपने कंप्यूटर में जो है हमेशा इंस्टॉल करके रखें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, एंटी स्पाईवेयर हो गया या फायरवॉल हो गया, जैसे कि जो आपका सिस्टम है मतलब कि जो कंप्यूटर है वो प्रोटेक्टेड रहे और वहाँ पे जो है किसी भी तरीके का इंट्रूजन ना हो पाए और साथ ही किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो पाए, मतलब कि जो वायरसेस वगैरह हैं वो आपके कंप्यूटर में एंटर ना हो पाए। तो इसीलिए हमेशा अपने कंप्यूटर पर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है, लॉक योर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज़। मतलब कि अपने कंप्यूटर को जो है आपको लॉक करके रखना चाहिए जब भी वो यूज़ में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है ऑफिस में अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो है एक फ्रेंड सर्कल में अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आपका कंप्यूटर यूज़ में नहीं है तो क्या करें, उसको लॉक कर दें, क्योंकि अगर लॉक नहीं होगा तो कोई भी उसमें लॉगिन कर जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को देख लेगा। तो हमेशा अपने कंप्यूटर को लॉक रखें जब वो यूज़ में नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टर्म को, जो कि है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इलीगली इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। मतलब कि जब एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उसकी कॉपीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलीगली, तो इस चीज़ को बोला जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखिए किसी के भी जेन्युइन प्रोग्राम को या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस की या फिर कॉपीराइट की। तो बिना कॉपीराइट के या फिर बिना लाइसेंस के अगर आप जो है किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उसकी कॉपीज़ को जो है इलीगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करा, मतलब कि परचेज़ करा, और परचेज़ करके जो आपने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया और फिर जो है सॉफ्टवेयर की आपने कॉपी बना के सेल कर दी या फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री में, तो इस चीज़ को बोला जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी है ये इतनी क्यों बढ़ रही है और कब जो है आप इसको इनकरेज करते हैं। मतलब कि जाने या फिर अनजाने में कई बार जो हम सॉफ्टवेयर पायरेसी को इनकरेज कर देते हैं। तो कब कब करते हैं उन पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, जब आप परचेस करते हैं एक सिंगल लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि आपने किसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी परचेस करी और उसके बाद में उस सॉफ्टवेयर को आपने लोड कर दिया, मतलब कि कई सारे कंप्यूटर पर आपने उसको लोड कर दिया, तो इस चीज़ को बोला जाता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो इस तरीके से भी जो आप इनकरेज कर रहे हैं किसको, पायरेसी को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो आपने विंडोज़ की जो है एक कॉपी खरीदी और उसके बाद में आपके पास में 4 कंप्यूटर हैं, तो इन चारों कंप्यूटर पे जो आपने सेम कॉपी को जो है इंस्टॉल कर लिया। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके की सॉफ्टवेयर पायरेसी है और इस मेथड को बोला जाएगा सॉफ्ट लिफ्टिंग। एक लाइसेंस खरीद के या फिर एक सॉफ्टवेयर की कॉपी खरीद के उसको जो है मल्टीपल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने को बोला जाता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, जब आप जो है किसी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज कॉपी जो है क्रिएट करते हैं और फिर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, इनकरेज कर रहे हैं किस चीज़ को, सॉफ्टवेयर पायरेसी को। मतलब कि एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रहे हैं। तो इसका जो है मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल समझा चुका हूँ। जैसे कि एक जो है आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेस करा और उसके बाद में उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के आपने सेल कर दी या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये क्या है, एक तरीके की सॉफ्टवेयर पायरेसी है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, यू इंस्टॉल अनऑथराइज कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज कॉपी जो है अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, इनकरेज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी को। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस को इंस्टॉल करना है, तो आपने जो है उसको परचेस नहीं करा, आपने क्या करा, इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लिया। तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी को, क्योंकि आप भी जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी को इनकरेज कर रहे हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, यू मेक अनऑथराइज सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर
और सेल और बाय सॉफ्टवेयर CD एंड DVD ऑन रेंट। मतलब किसी सॉफ्टवेयर की जो आप अनऑथराइजली जो है सेलिंग कर रहे हैं या फिर उस सॉफ्टवेयर को रेंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ भी जो है आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी को इनकरेज कर रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी ही कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और उसके बाद में जो है उस सॉफ्टवेयर को आपने जो है रेंट पे दे दिया, मतलब किसी को दे दिया कि आप जो है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए यूज़ करो और कुछ अमाउंट जो है मुझे दे दो और उसके बाद में 2-3 दिन बाद रिटर्न कर देना। तो इस तरीके से अगर आप जो है सॉफ्टवेयर की रेंटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी को इनकरेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, मतलब कि क्या स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर पायरेसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर पायरेसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है बाय लाइसेंस कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर की जो है आप लाइसेंस कॉपी जो है परचेज कीजिए, खरीदिए। फ्री में जो आप कहीं से भी डाउनलोड करके उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल मत कीजिए। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो लाइसेंस है उसको आपको फॉलो करना है, उसकी जो है आपको कॉपीज नहीं बनानी है और उनको सर्कुलेट नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है परचेज अ सॉफ्टवेयर CD फ्रॉम अ रेपुटेड सेलर टू इंश्योर दैट इट इज जेन्युइन। मतलब कि जब भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की CD वगैरह आप खरीद रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे जो है आप हमेशा जेन्युइन कंपनी से ही खरीदें, जो ओरिजिनल उसकी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, या तो वहाँ से खरीदें या फिर जो आप उसको रेपुटेड सेलर से खरीदें। और इसके अलावा जो भी CD आप खरीद रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो उसका जो है कभी भी आपको इलीगल यूज नहीं करना है। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ में जो है उसको शेयर करना हो गया। मान लीजिए आपने जो है कोई मूवी की CD खरीदी या फिर जो आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा और फिर जो आप उसको अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से इलीगल तरीका है। तो इस तरीके की चीज़ें करने से भी आपको बचना है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है तो कोशिश ये कीजिए कि उस सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से खरीदें। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, तो ये कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो इनका कोई भी सॉफ्टवेयर है तो कोशिश ये कीजिए कि इनकी ही वेबसाइट से डायरेक्टली आप खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर टू अवॉइड सॉफ्ट लिफ्टिंग। मतलब कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा जो है आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए, जिससे कि सॉफ्ट लिफ्टिंग उसकी ना हो सके। मतलब कि उस सॉफ्टवेयर को जो है मल्टीपल कंप्यूटर पर फिर यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर लें। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसको रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है, तो आपको जो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना चाहिए। देखिए इस तरीके से रजिस्टर का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खोल देगा और वहाँ पर जो आप अपने परचेज की डिटेल डाल के जो अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट थे जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले आपको समझना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू अ लीगल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अ पर्सन ओवर हिज हर क्रिएशन ऑफ माइंड, बोथ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल। मतलब कि किसी भी पर्सन ने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके कुछ भी क्रिएट करा है, चाहे वो जो है डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो इमेज हो, या फिर चाहे जो है कोई वीडियो हो, कुछ भी जो है अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके क्रिएट करा है, तो वो क्या हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी। किसी भी पर्सन ने जो है अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके कोई चीज़ क्रिएट करी है, तो जो भी चीज़ उसने क्रिएट करी है वो क्या हो जाएगी, उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई, तो वो ड्राइंग क्या हो जाएगी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है आपने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो है ड्राइंग को क्रिएट करा है। तो कोई भी ऐसी क्रिएशन है जिसमें कि आप इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के जो राइट होंगे वो आपके कहलाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपकी, आप उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, किसके साथ शेयर करना नहीं चाहते, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने का जो राइट है वो आपका राइट है। तो इन्हीं राइट्स को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है सेफ रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका जो है लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। मतलब कि हमने कोई चीज़ क्रिएट करी है तो कोई और जो है उसको कॉपी कर लेता है या फिर जो है उसका मिसयूज़ कर लेता है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि जो हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, जिसमें कि बोला जा रहा है पेटेंट योर इन्वेंशन। मतलब कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसका आप जो है पेटेंट करा लें। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पेटेंट इज अ राइट रिलेटिंग टू अ न्यू इन्वेंशन दैट ग्रांट्स द इन्वेंटर द सोल राइट टू मेक यूज एंड सेल दैट इन्वेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि पेटेंट जो है एक तरीके का राइट होता है जो कि किसी भी इन्वेंटर को मिलता है उसके इन्वेंशन के लिए। जैसे कि आपने जो है कुछ भी इन्वेंट करा है तो आप जो है उसका पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट बेसिकली एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो पेटेंट के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई होने के बाद में जो आपका इन्वेंशन है उसको चेक किया जाएगा। अगर वो जो है ओरिजिनल पाया जाएगा तो आपको जो है उसका पेटेंट मिल जाएगा। और पेटेंट मिलने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसका जो है कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। मतलब कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो पेटेंट होता है एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए जो इन्वेंटर होते हैं वो अप्लाई करते हैं जिससे कि जो उनका इन्वेंशन है वो सेफ रहे, उसका कोई भी मिसयूज न कर पाए। और जो पेटेंट मिलता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये मिलता है 20 ईयर्स के लिए। मतलब कि जिस डेट में आपने अप्लाई करा होगा पेटेंट के लिए तो उस डेट से लेके जो है आपको नेक्स्ट 20 ईयर तक के लिए पेटेंट मिल जाता है। जो भी आपका इन्वेंशन होगा उस इन्वेंशन के लिए जो आपको पेटेंट मिल जाएगा। फिर जो है आपके इन्वेंशन का कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। अगर आपकी परमिशन के बिना आपके इन्वेंशन का कोई यूज करता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक लीगल राइट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि जो भी आपका इन्वेंशन है वो आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जब भी आप कुछ इन्वेंट करते हैं तो उसका आपको पेटेंट करा लेना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है कॉपीराइट योर आर्ट एंड पब्लिकेशंस। मतलब कि जो भी आपकी आर्ट है या फिर आपका पब्लिकेशन है तो उसका जो आप कॉपीराइट करा ले जिससे कि उसका मिसयूज ना हो पाए। अब यहाँ पे देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, तो कॉपीराइट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉपीराइट भी क्या होता है, एक तरीके का लीगल राइट होता है जो कि लॉ देता है क्रिएटर्स को। मतलब जो भी ओरिजिनल क्रिएटर होगा उसको जो है उसके वर्क के लिए कॉपीराइट मिल जाता है। और ये कॉपीराइट करता क्या है, इट प्रोहिबिट द अदर्स टू क्रिएट अ कॉपी कॉमन ट्रांसलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मतलब कि जो कॉपीराइट होता है वो रोकता है दूसरे पर्सन्स को आपके वर्क को कॉपी करने से। मतलब कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपके वर्क को कॉपी नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट के लिए भी जो आपको अप्लाई करना पड़ता है और कॉपीराइट मिलने के बाद में आप ही डिसाइड करेंगे जो भी आपका वर्क है उसकी कितनी कॉपी बनेंगी और वो किस तरीके से पब्लिश होंगी। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का राइट आपके पास में हो जाएगा। आपकी परमिशन के बिना जो है आपके वर्क की जो है कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए आप जो है बुक लिखते हैं और उस बुक को लिखने के बाद में आप जो है उसका कॉपीराइट करा लेते हैं तो उसके बाद में जो है उस बुक की कोई भी जो है डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना पाएगा। आप ही जो है डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी कितनी कॉपी क्रिएट होंगी। अगर आपकी परमिशन के बिना आपकी बुक की कोई कॉपी करता है तो आप जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से कॉपीराइट होता है जो कि रोकता है दूसरों को आपके वर्क को कॉपी करने से। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है रजिस्टर योर ट्रेडमार्क्स। मतलब कि थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क जो है एक तरीके का क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या फिर सिंबल हो सकता है जो कि डिनोट करता है किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है उसी को बोला जाता है ट्रेडमार्क। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे लोगो हैं। जैसे गूगल का ये लोगो है तो ये क्या है, गूगल का ट्रेडमार्क है। इसी तरीके से नाइकी का यहाँ पे लोगो है तो ये क्या है, नाइकी का ट्रेडमार्क है। यूट्यूब का लोगो इस तरीके से आता है तो ये क्या है, यूट्यूब का ट्रेडमार्क है। इसके अलावा देखिए एप्पल में क्या होता है, कटा हुआ सेब आता है तो ये क्या है, एप्पल का ट्रेडमार्क है। तो इस तरीके से जो भी लोगो होता है किसी कंपनी का इसी को बोला जाता है ट्रेडमार्क। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी इन्वेंट करते हैं, मतलब कि कोई भी आपका क्रिएशन है तो उस क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो आप पेटेंट लीजिए, फिर कॉपीराइट लीजिए और उसके बाद में जो है ट्रेडमार्क ले लीजिए, क्योंकि जो ट्रेडमार्क होगा वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए जो ट्रेडमार्क होता है इसकी भी वैलिडिटी होती है, मतलब कि ये भी जो है आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलता है। तो नॉर्मली ये जो है आपको 10 ईयर्स के लिए मिलता है। इसके बाद में जो है आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है।
तो इस तरीके से होता है ट्रेडमार्क। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स थे जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप सेफ रख सकते हैं, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हमने देखी। पहला आपको पेटेंट कराना है, दूसरा आपको कॉपीराइट लेना है और तीसरा जो है आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेना है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो सेफ रहेगी, मतलब जो भी आपका इन्वेंशन है, जो भी आपकी क्रिएशन है वो सेफ रहेगी, उसका कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, मतलब कि कंप्यूटर या फिर इंटरनेट को यूज़ करते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो पहले पॉइंट में बोला जा रहा है माइनर शुड ऑलवेज सर्व द इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा जो है इंटरनेट को यूज करना चाहिए अपने पेरेंट्स की देखरेख में, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप जो है इंटरनेट पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है पेरेंट्स शुड डिसाइड एंड सजेस्ट एज अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स टू देयर चिल्ड्रन, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें हमेशा जो है बच्चों की एज के हिसाब से उनको वेबसाइट बतानी चाहिए कि वो कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है वन शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब कि हर किसी को जो पासवर्ड होता है वो कैसा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है उसमें एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होने चाहिए, मतलब कि कम से कम जो है आपके पासवर्ड में 6 कैरेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा पासवर्ड में जो है कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनका भी यूज करना चाहिए पासवर्ड में। तो इस तरीके से क्या होगा, जो पासवर्ड बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे जो है मान लीजिए मैं जो इस तरीके से लिख दूँ ABC@512, तो इस तरीके से ये जो पासवर्ड लिखा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पासवर्ड। जो एक सीरीज में हमने पासवर्ड लिखा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पासवर्ड है, इसको जो है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता और ना ही जो है इसको आसानी से गैस किया जा सकता है। तो पासवर्ड में हमेशा नंबर्स होने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और इसके अलावा जो है स्पेशल करैक्टर भी होने चाहिए। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है टू अवॉइड लूजिंग डेटा प्राइवेसी वाइल ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर एन्क्रिप्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी जो है लीक हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप डेटा ट्रांसमिट करें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे तो वहाँ पे जो है आप क्या करें, इम्प्लीमेंट करें इनक्रिप्शन को। इनक्रिप्शन अगर आप लगा देंगे तो जो आपका डेटा होगा वो सिक्योर हो जाएगा, मतलब कि आपकी प्राइवेसी जो है ब्रेक नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए इनक्रिप्शन वर्ड आया है तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए इनक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इनक्रिप्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है अनरीडेबल कोड में, मतलब कि एक ऐसे कोड में जो है डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है जिसको कि आप पढ़ नहीं सकते, मतलब कि एक अनरीडेबल फॉर्म जो है क्रिएट हो जाती है जिससे कि जो डेटा होता है उसको पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फाइल भेज रहे हैं तो आप जो है उसको इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं जिससे कि जिस पर्सन को भी आप फाइल भेज रहे हैं उसी तक फाइल पहुंचे, वही पर्सन जो है उस फाइल को ओपन कर पाए। अगर किसी और के पास वो फाइल पहुंच जाएगी तो वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ना ही डेटा को समझ पाएगा कि डेटा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी फॉर्म जो होगी वो चेंज होगी। वो कैसा होगा, एन्क्रिप्टेड डेटा होगा, उसे किसी और फॉर्म में वो जो है नज़र आएगा। जो एन्क्रिप्टेड डेटा होता है उसको वही पर्सन देख सकता है जिसके लिए आपने भेजा है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप इनक्रिप्शन करते हैं तो इनक्रिप्शन के टाइम पे एक की जो है आप जनरेट कर लेते हैं और उस की से ही जो है वो डेटा क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है। देखिए जब डेटा जो है रिसीविंग एंड पर पहुंचेगा तो वहाँ पे जो है डेटा क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा, मतलब कि जो डेटा है वो एक्चुअल फॉर्म में आएगा, जिस फॉर्म में पहले था, मतलब कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसकी उसमें आएगा। तो डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के प्रोसेस को बोला जाता है डिक्रिप्शन, मतलब कि अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो तो होता है इनक्रिप्शन, लेकिन अनरीडेबल फॉर्म से दोबारा से जो है ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के प्रोसेस को बोला जाता है डिक्रिप्शन। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए इसको जो मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली इमेज की हेल्प से समझा देता हूँ कि किस तरीके से इनक्रिप्शन वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी को ये फाइल भेज रहे हैं और इस फाइल में देखिए ये डेटा है जिसमें लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, ये डेटा इसमें है। तो इस डेटा को आप भेज रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि इसको ओपन करके कोई देखे, तो आप क्या करेंगे, इसको इनक्रिप्ट कर देंगे और जैसे इनक्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी एक की जनरेट हो जाएगी।
कोई कोड हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, वो जनरेट हो जाएगा और इसके बाद में जो इसकी फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि इनक्रिप्टेड फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसको मान लीजिए कोई रीड करता है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे तो आप रीड कर पा रहे हैं, लेकिन इस जगह पे जो आप रीड नहीं कर सकते कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इनक्रिप्ट होने के बाद में जो इसकी फॉर्म है वो चेंज हो गई है। अभी जो फाइल है जैसे उस पर्सन के पास पहुंचेगी जिसके लिए आपने भेजी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो की होगी उस पर्सन को दे देंगे और वो पर्सन क्या करेगा, इस की को डाल के इस फाइल को ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे इस फाइल में क्या होगा, जो ओरिजिनल डेटा है वो उसे दिख जाएगा। मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा यहाँ पे था वही डेटा जो है यहाँ पे यूजर को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपका इंक्रिप्शन वर्क करता है। मतलब कि यहाँ पे जब इसकी फॉर्म चेंज करी तो इसको बोला जाएगा इंक्रिप्शन, और जब ये रिसीव हुआ इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा डिक्रिप्शन। तो इस तरीके से इंक्रिप्शन वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट टू मेक इट रोबस्ट। मतलब कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको जो आप ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा के रखें, जिससे कि जब भी अपडेट आए तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। देखिए फ़ोन में भी जो है ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन होता है और कंप्यूटर में भी जो है ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन होता है। तो ऑटोमेटिक अपडेट की जो सेटिंग है उसे हमेशा ऑन रखें, जिससे कि जब भी अपडेट आए तो आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल फ़ोन अपडेट हो जाए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है टेकिंग रेगुलर डेटा बैकअप इज प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। मतलब कि जो भी आपका डेटा है तो उसका जो आप क्या करें, रेगुलरली बैकअप लेते रहें, जिससे कि कभी भी आपका डेटा डिलीट होता है या फिर आपका डेटा करप्ट होता है तो उस केस में जो आप जो बैकअप है उसको आप रिस्टोर कर सकें। मतलब कि जो डेटा डिलीट हो गया है उसको आप वापस ला सकते हैं बैकअप की हेल्प से। तो हमेशा जो अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है इग्नोर अनवांटेड एंड स्ट्रेंज ईमेल एंड बी कॉशन ऑफ अटैचमेंट लिंक्स एंड फॉर्म्स इन ईमेल्स दैट कम फ्रॉम अननोन पीपल्स। तो ये चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि आपको जो है हमेशा अननोन ईमेल्स को जो है इग्नोर मानना है। अननोन जो लिंक आते हैं उनको भी इग्नोर मानना है, या कोई अननोन फॉर्म आया है जहाँ पे कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो ऐसे फॉर्म को भी जो है आपको इग्नोर मानना है। ऐसे फॉर्म पे, ऐसे लिंक पे कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और ना ही क्लिक करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है मेक यूज ऑफ फायरवॉल। मतलब कि हमेशा जो है फायरवॉल का यूज़ करें। अब देखिए जो फायरवॉल है वो होता क्या है तो इसको भी समझ लेते हैं। फायरवॉल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज पीपल्स को आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने से या फिर आपके नेटवर्क को एक्सेस करने से। मतलब जो फायरवॉल होता है वो आपके कंप्यूटर को किसी को भी एक्सेस करने से रोकता है। कोई अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो फायरवॉल होता है ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये रिकमेंड करा जाता है कि फायरवॉल को जो है हमेशा यूज़ करें। देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका फायरवॉल का ऑप्शन कंट्रोल पैनल में मिल जाता है। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फायरवॉल दिख जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है और इस जगह पे देखिए आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। तो ये फायरवॉल होता है, इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो ऑन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फायरवॉल की सेटिंग जो है हमेशा ऑन होनी चाहिए, जिससे कि जो है आपके कंप्यूटर को कोई भी अनऑथराइज तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका कंप्यूटर जो है सिक्योर रहेगा। तो बेसिकली जो फायरवॉल होता है वो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस होने से रोकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म को जो कि है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। देखिए अ डिजिटल फुटप्रिंट इज एन इम्प्रेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ हिज ऑनलाइन एक्टिविटी। मतलब कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो एक तरीके के इंप्रेशन होते हैं या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन के बारे में जो कि बनती है उस पर्सन की ऑनलाइन एक्टिविटी की वजह से। जो भी एक्टिविटी आप ऑनलाइन करते हैं तो वो क्रिएट करती है आपकी डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे कि आपने जो है फेसबुक अकाउंट बनाया है तो फेसबुक पे जो है आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो क्या है आपकी एक तरीके की डिजिटल फुटप्रिंट है। इसके अलावा आप जो है बहुत सारी वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे भी जो है आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि नेम टाइप करना हो गया, मोबाइल नंबर टाइप करना हो गया, ईमेल आईडी टाइप करनी हो गई। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आप ऑनलाइन देते हैं। तो वो जो जानकारी है वो क्या है, एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट्स है। मतलब कि आपकी पहचान है वो ऑनलाइन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आप करते हैं इंटरनेट पे वो क्रिएट करती हैं आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स। जो इन्फॉर्मेशन आप छोड़ के आते हैं इंटरनेट पे उसी को बोला जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स।
तो देखिए जब भी आप इंटरनेट पे होते हैं तो आप जो है अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को जो है छोड़ के आ जाते हैं इंटरनेट पे। मतलब कि जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपके ऑनलाइन एक्टिविटी की वजह से कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रह जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं आपके ट्रेसेस रह जाते हैं। कुछ भी आपने ऑनलाइन एक्टिविटी करी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे रह जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे छूट रही है, मतलब कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके क्रिएट हो रहा है इंटरनेट पे, या फिर हम कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को जो है पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है या फिर जो है उसको निगेटिव तरीके से भी जो है यूज किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप ऑनलाइन किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके आउटकम के बारे में ज़रूर सोच लीजिए कि जो भी काम आप इंटरनेट पे कर रहे हैं तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी छूट रही है और उस इन्फॉर्मेशन को सही पर्पज़ के लिए भी कोई यूज़ कर सकता है या फिर गलत पर्पज़ के लिए भी जो है उसको कोई यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है ऑनलाइन एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ गाइडलाइंस है जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम इंटरनेट पे होते हैं। मतलब कि जब भी हम ऑनलाइन हैं तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहले गाइडलाइन की अगर हम बात करें या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेवर पोस्ट एनी सिली और अब्यूजिव कमेंट। मतलब कि जब इंटरनेट पे आप हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी उल्टी सीधी चीज़ जो है आप इंटरनेट पे पोस्ट मत कीजिए और साथ ही जो है इंटरनेट पे कोई भी अब्यूजिव कमेंट आप ना करें। मतलब कि आपको जो है इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है ट्यून द प्राइवेसी सेटिंग ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट इन अ वे दैट ओनली योर फैमिली और फ्रेंड्स कैन सी योर पोस्ट एंड पिक्चर्स। मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसमें जो है ऐसी सेटिंग्स लगा लीजिए, ऐसी प्राइवेसी सेट कर लीजिए जिससे कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं या फिर जो भी आपकी पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली वाले या फिर जो है आपके फ्रेंड्स ही देख पाएँ, कोई और पर्सन ना देख पाए। क्योंकि अगर जो है आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स को या पोस्ट को पब्लिक कर देते हैं तो उसको कोई भी देख सकता है और फिर जो है कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है डू नॉट लॉग ऑन टू एन इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट। मतलब कि किसी भी उल्टी सीधी वेबसाइट पे जो है आपको नहीं जाना है। खास तौर पर जो मलिशियस वेबसाइट्स होती हैं उनको आपको विजिट नहीं करना है, या फिर जो है कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट है तो ऐसी वेबसाइट को जो है आपको विजिट नहीं करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है डू नॉट अपलोड एनी इनएप्ट पिक्चर। मतलब कि कोई भी ऐसी पिक्चर जो है आप अपलोड ना करें जो कि सही नहीं है। मतलब कि कोई भी जो है उल्टी सीधी पिक्चर आपको जो है इंटरनेट पर अपलोड नहीं करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है अवॉइड एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। मतलब कि अगर आपके पास में कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं जो कि स्ट्रेंज पीपल से हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो ऐसे पीपल्स की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको अवॉइड कीजिए, उनको एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कोई साइबर क्रिमिनल हो जो कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और एक बार फ्रेंड बनने के बाद में जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका मिसयूज़ कर ले। तो इस तरीके से हमेशा अननोन पीपल्स की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें बोला जा रहा है बी विजिलेंट एंड एक्स्ट्रा कॉन्शियस वाइल बीइंग ऑनलाइन एज योर केयरलेसनेस और इग्नोरेंस मे जनरेट अ नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट विच कैन स्पॉइल योर रेपुटेशन। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप ऑनलाइन हैं तो वहाँ पे जो है विजिलेंट रहें, हमेशा देखते रहें कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ पोस्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या मैसेज आपको आ रहे हैं, उनका किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। तो सारी चीज़ों के बारे में विजिलेंट रहें। क्योंकि अगर आप जो है विजिलेंट नहीं रहते हैं या फिर जो है केयरफुल नहीं रहते हैं तो उस केस में जो है आपकी लापरवाही जो है आपकी इमेज ख़राब कर सकती है इंटरनेट पे। आपके जो है इंटरनेट पे गलत डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कॉमन गाइडलाइन थी जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप जो है ऑनलाइन होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।